Bismillahirrahmanirrahim. My name is Binish and we are discussing about computer networks. The topic of today's lecture is data link layer protocols. Data link layer आपने OSI मॉड्यूल में डिटेल से देखी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। आज हम देखेंगे कि ये डाटा लिंक जो है किन प्रोटोकॉल्स के थ्रू अपना डाटा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट शेयर कर रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज होते हैं। एक जो है वो HDLC है और दूसरा जो है उसको ट्रिपल पी कहते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं डाटा लिंक लेयर पे। तो सबसे पहले है मेरे पास HDLC। इट स्टैंड्स फॉर हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल and it is a bit oriented protocol for communication over point to point and multi point links। ठीक है, ये मेरे पास बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जिसमें डाटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या मल्टी पॉइंट्स तक जाता है, ट्रांसमिट होता है। इसमें हमारे पास ARQ मैकेनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट किया होता है। ARQ मैकेनिज्म क्या होता है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये आपकी एरर कंट्रोल के कुछ आपके पास मैकेनिज्म होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें से एक ARQ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जो कि इस प्रोटोकॉल में यूज की जाती है। हम आगे फर्दर एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से ये यूज होता है। HDLC प्रोवाइड टू कॉमन ट्रांसफर मोड्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं कि इनमें हम इन दो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इन दो मोड्स को यूज करेंगे। सबसे पहले है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, नेक्स्ट है एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। तो हम देखते हैं वन बाय वन ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले है मेरे पास नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांसफर मोड्स कौन कौन से होते हैं। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड जो है ये आपका अनबैलेंस्ड मोड होता है। द स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इज अनबैलेंस्ड। वी हैव वन प्राइमरी स्टेशन एंड मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन। उसी तरह से नेटवर्क की जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे कि एक प्राइमरी स्टेशन है और बहुत सारे सेकेंडरी स्टेशन हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया प्राइमरी स्टेशन। A primary station can send commands, but a secondary station can only respond. The normal response mode is used for both point to point and multi point links. नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि किस तरह से ये मेरे पास फिगर है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड की। ये आपका प्राइमरी स्टेशन है एंड दिस इज योर सेकेंडरी स्टेशन। आपका जो प्राइमरी स्टेशन है ये बस ये कमांड सेंड कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी इज अनएबल टू सेंड कमांड्स। इट कैन ओनली सेंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट दीज कमांड्स दैट प्राइमरी स्टेशन कैन सेंड देम। ये मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट का होता है जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही होती है आपस में दो पॉइंट की। फिर आपका मल्टी पॉइंट है कि एक पॉइंट जो है वो डिफरेंट सेकेंडरी स्टेशन के साथ कनेक्टेड है और वो अपनी कमांड जो है वो इनमें से किसी भी स्टेशन पे सेंड कर सकता है। लेकिन अगेन ये जो सेकेंडरी स्टेशन है ये बस आप ये प्राइमरी स्टेशन को बस रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो ये मल्टी पॉइंट की एग्जांपल है और ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। ये क्या होता है? इट इज द कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारे पास बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड का क्या मतलब है कि आपका जो सर्वर है वो ना सिर्फ सेकेंडरी को कमांड सेंड कर सकता है बल्कि रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकता है। एंड सेम लाइक आपका जो सेकेंडरी स्टेशन है वो भी अपने प्राइमरी को क्या कर सकता है, कमांड भी सेंड कर सकता है और रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि मेरे पास एक बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनबैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल मोड था वो अनबैलेंस्ड है। उसमें बस आपका जो प्राइमरी स्टेशन है वो सेकेंडरी स्टेशन को कमांड सेंड कर सकता है और जो सेकेंडरी है दे आर अनएबल टू सेंड कमांड्स टू प्राइमरी स्टेशन, दे कैन ओनली सेंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट कमांड। लेकिन ये जो आपका एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड है इसको हम बैलेंस्ड कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों काम दोनों स्टेशन कर सकते हैं, प्राइमरी भी कर सकते हैं और सेकेंडरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली वैसा नहीं है जैसा बाकी एग्जांपल्स में है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों एज एक्टिंग एज
पेयर्स कर रहे होते हैं, इनको हम यहाँ पे पेयर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉमन मोड टूडे, आजकल यही यूज हो रहा होता है। आपकी जो नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन होती है उनमें एसिंक्रोनस मोड ही यूज हो रहा होता है, नॉर्मल नहीं यूज हो रहा होता। लेकिन नॉर्मल जो है ये ज़्यादा सिक्योर होता है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा क्या नाम लेते हैं, हाई सिक्योरिटी करनी हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो इंटेलिजेंस कंपनीज हैं या आपकी जो वो आर्मी फोर्सेस हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉर्मल होती है, दे कैन ओनली सेंड रिस्पॉन्स, ठीक है। वो कनेक्टेड होते हैं अपने सर्वर के साथ, उनको कमांड्स मिल रही होती हैं, वो बस रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम उनको कमांड्स नहीं सेंड कर सकते। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम्स का, कि फ्रेम्स आपके पास क्या होते हैं। To provide the flexibility necessary to support all the options possible in the modes and configurations just described, HDLC defines 3 types of frame, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है इंफॉर्मेशन फ्रेम, फिर आपका आता है सुपरवाइजरी फ्रेम, देन आपका आता है अननंबर्ड फ्रेम, ठीक है। ये क्या होते हैं इनको हम देखते हैं। ईच टाइप ऑफ द फ्रेम सर्व्स एज एन इनवेलप फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रेम जो है उनमें बस आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, देन आपके सुपरवाइजरी फ्रेम है और अननंबर्ड फ्रेम है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस के लिए यूज होते हैं। जो आपके इंफॉर्मेशन फ्रेम्स हैं, डेट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट यूजर डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू यूजर डेटा, ठीक है। आपके जो इंफॉर्मेशन फ्रेम्स हैं उनके नाम से ही जाहिर होता है कि ये सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो कंटेन कर रही होगी और उसी को ट्रांसमिट कर रही होगी वाया लिंक। फिर आपका आ जाता है एस फ्रेम। एस फ्रेम बेसिकली आपके जो हैं ये किस लिए यूज होते हैं, दे आर यूज ओनली टू ट्रांसपोर्ट द कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इसलिए हम कहते हैं ये सुपरवाइजरी फ्रेम्स है। इनका काम बस क्या है कि कंट्रोल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रांसफर कर देना। देन आपका आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ फ्रेम जिसको हम अननंबर्ड फ्रेम कहते हैं। These are reserved for the system management. Information carried by these frames is intended for managing the link itself, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि अननंबर्ड फ्रेम। ये है फ्रेम्स जिनको हमने डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है। ये आपके हैं आई फ्रेम्स जो इंफॉर्मेशन कैरी किए होते हैं, ये रही यूजर की इंफॉर्मेशन। बाकी सारी चीजें तो इसके पास होंगी, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और फ्लैग्स होंगे इसके पास कुछ। जो आपका एस फ्रेम है इसके पास ये जस्ट कंट्रोल होगा, ठीक है। इसने क्या करना है, कंट्रोल एक फ्रेम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। जो आपके यू फ्रेम है इनमें इनके पास बस मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, जो ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अपने काम को डिवाइड कर दिया है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रेम्स, जिससे हमारा काम इंतहाई आसान हो गया है। हमने कैटेगराइज कर दिया है अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा और कंट्रोल्स को। फ्रेम्स के थ्रू हम उनको मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर कंट्रोल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देना है तो उसके लिए हम एस फ्रेम यूज़ करते हैं। अगर यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन फ्रेम में जाती है। इसी तरह अगर कोई मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन है तो वो यू फ्रेम के थ्रू जाती है। फ्रेम का फॉर्मेट है क्या इसका फॉर्मेट है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ईच फ्रेम इन HDLC में कंटेन अप टू 6 फील्ड्स, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है। फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, यूजर इंफॉर्मेशन, PCS एंड फ्लैग। ये इसकी कितनी फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स। A beginning flag field, an address field, a control field, an information field, a frame check sequence field, and an ending flag field, ठीक है। In multiple frame transmission, the ending flag of one frame can serve as the beginning flag of the next frame. तो उसमें आपने क्या किया है, जो लास्ट वाला सेगमेंट है उसका लास्ट वाला जो फील्ड है उसको स्किप कर दिया है। इन इन जब आप काम कर रहे हो मल्टीपल फ्रेम्स के साथ, तो वो जो एक फ्रेम है लास्ट वाला, फर्स्ट का जो एंडिंग फील्ड होगा वो नेक्स्ट वाली का स्टार्टिंग फील्ड होगा,
तो बजाय इसके कि हम वो फील्ड कॉपी करें, हम वही एक फील्ड को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, रिडंडेंसी से छुटकारा हासिल करने के लिए। तो ये है फ्रेम का फॉर्मेट। फिर आपकी ये जो फील्ड हैं, इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं कि किस फील्ड में किस टाइप का डाटा कितनी बिट्स का सेव किया जा सकता है। Let us now discuss the fields and their use in different frame types. सबसे पहले है flag type, flag field. Flag field में क्या होता है? Flag field में आपके पास एड्रेस होता है. The flag field of an SDLC frame is an 8-bit sequence with the bit pattern 0, 111, 111, 0 that identifies both the beginning and the end of a frame and serves as the asynchronization pattern for the receiver. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है एड्रेस फील्ड. एड्रेस फील्ड में क्या होता है? द सेकंड फील्ड ऑफ एन एचडीएलसी फ्रेम कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी स्टेशन. जिस स्टेशन के पास आपने वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसका भी तो एड्रेस आपने कहीं ना कहीं सेव करके फिर ही आपने वो फ्रेम भेजना है ना. दिस इज लाइक अ पार्सल. आपने अपने दोस्त को कोई पार्सल भेजना है तो आपको उसका एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है. तो बिल्कुल ये एड्रेस फील्ड उसी का ही काम करती है. जिस स्टेशन को आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है उसका जो एड्रेस है वो इस एड्रेस फील्ड में फ्रेम को दिया जाता है. इफ अ प्राइमरी स्टेशन क्रिएटेड द फ्रेम इट कंटेन्स A to address. If a secondary creates the frame, it contains a from address. ठीक है. To address and from address का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है. अगर प्राइमरी स्टेशन ने फ्रेम क्रिएट किया है और वो किसी सेकेंडरी स्टेशन को भेजना चाह रहा है तो उसको हम कहते हैं टू एड्रेस है. अगर आपका सेकेंडरी जो है उसने फ्रेम क्रिएट किया और वो प्राइमरी को भेजना चाह रहा है तो वो है फ्रॉम एड्रेस. An address field can be 1 byte or several bytes long, depending on the need of the network. 1 byte can identify up to 128 stations. Okay, 1 bit is used for another purpose. Larger networks में multiple byte के address fields होते हैं. If the address field is only 1 byte, the last bit is always as 1. And if the address is more than 1 byte, all bytes बट द लास्ट वन विल एंड विद 0. ये उसने बस उसकी आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है कि अगर एड्रेस फील्ड जो है उसकी लास्ट बिट 1 है जो डेट मीन्स कि ये 1 बाइट लॉन्ग एड्रेस फील्ड है. अगर 0 सेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि वो एड्रेस फील्ड जो है वो लार्जर देन 1 बाइट है. Only the last will end with 1. Ending each intermediate byte with 0 indicates to the receiver that there are more address bytes to come. ठीक है. क्योंकि आपकी अगर इंफॉर्मेशन एक फ्रेम से लार्जर है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट फ्रेम पे रखकर फिर ही उस स्टेशन को भेजी जाएगी ना. तो आपने ये सारा काम ये बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में ही कंप्यूटर में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में बताना है. बेसिकली बिट्स एंड बाइट्स हैं क्या 0 और 1 है. तो कुछ काम आपने 0 की फॉर्म में करने हैं, कुछ काम आपने 1 की फॉर्म में सेट किए हुए हैं. तो ये वही कंसेप्ट है, इतना कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है. फिर है कंट्रोल फील्ड. कंट्रोल फील्ड इज अ 1 or 2 byte segment of the frame used for flow and error control. ठीक है. आपकी जो डाटा लिंक लेयर है उसमें एरर को कंट्रोल किया जाता है. The interpretation of bits in this field depends on the frame type. We discuss this field later. बाद में हम देखेंगे जब हम फॉर्मेट पढ़ेंगे हर फ्रेम टाइप का. इंफॉर्मेशन फील्ड है. इंफॉर्मेशन फील्ड में यूजर का डाटा होता है. The information field contains the user's data from the network layer or management information. Its length can vary from one network to another. Then आपका FCS field है. It stands for frame check sequence. In the SDLC error detection field, it can contain either a 2 or 4 byte ITU-T CRC. Okay. ये है हमारा एक प्रोटोकॉल जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है ACLC. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रिपल पी क्या चीज़ है.
Although ASDLC is a general protocol that can be used for both point-to-point or multi-point configuration, one of the most common protocols for point-to-point access is the point-to-point protocol. ठीक है, point-to-point protocol हम यूज करते हैं. Today, millions of internet users who need to connect their home computers to the server of an internet service provider use TTP point to point. ठीक है, the majority of these users have a traditional modem. They are connected to the internet through a telephone line which provides the services of the physical layer. पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन है उसमें आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रही होती है, इसलिए आपके पास जो डाटा की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, आपका नेटवर्क स्पीड हो जाता है, इसलिए आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना वो आप प्रेफर करते हो वो पॉइंट टू पॉइंट हो. लेकिन आजकल क्या होता है, आप इस कनेक्शन को भी मल्टी पॉइंट कर लेते हो एक मॉडम से डिफरेंट बिल्डिंग्स में. अगर आपके घर में 2 बिल्डिंग हैं तो आप क्या करते हो, उनमें भी मॉडम लगा देते हो, तो वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं आती. तो पीछे से पॉइंट टू पॉइंट ही है, लेकिन आपने आगे उसको मल्टी पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, तो ऐसे काम जिनके लिए आपको इंटरनेट या लिंक या डेटा जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चाहिए, जिसमें आप डिले नहीं बर्दाश्त कर सकते, वहाँ पे आपकी हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही प्रोटोकॉल यूज होती है डेटा लिंक लेयर पे. बट टू कंट्रोल एंड अब क्या है, इसकी सेवरल सर्विसेज हैं जो पॉइंट टू पॉइंट आपका प्रोटोकॉल है प्रोवाइड करता है. बेसिकली इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम टू बी एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस. Then it defines how two devices can negotiate the establishment of the link and the exchange of data. It defines how network layer data are encapsulated in the data link frame. ठीक है, it defines how two devices can authenticate each other. ठीक, देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट डाटा की एक्सेस के लिए भी है. आपका जो डाटा है वो इनकैप्सुलेट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर किया जाता है. देन है कि इट प्रोवाइड द मल्टीपल नेटवर्क लेयर सर्विसेज सपोर्टिंग अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल. इट प्रोवाइड्स द कनेक्शंस ओवर मल्टीपल लिंक्स. बहुत जैसा मैंने अभी आपको मॉडर्न की एग्जांपल दिया, आपने क्या क्या होता है, एक कनेक्शन लिया कर उससे फर्दर कनेक्शन प्रोवाइड किए होते हैं, तो वो क्या आप कर सकते हो, मल्टी पॉइंट लिंक भी सेट कर सकते हो. Then it provides the network address configuration. This is particularly useful when a home user needs a temporary network address to connect to the internet. ठीक है, तो हम जब डायरेक्ट एक्सेस चाह रहे होते हैं डेटा की नेटवर्क से, तो फिर हम पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज को ही यूज कर रहे होते हैं. और भी इसकी बहुत सारी सर्विसेज हैं. पॉइंट टू पॉइंट डज नॉट प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल. A sender can send several frame one after another with no concern about overwhelming the receivers. क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, तो मुझे जो फ्रेम्स हैं उनके जो लास्ट फील्ड जो हम लास्ट HDFC में हैंडल कर कर आए हैं वो यहाँ पे हम नहीं कर रहे होते. हम एक ही दफ़ा बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रेम भेज देते हैं, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं होता. अगर उसमें बीच में कोई एक नंबर ऑफ फ्रेम स्किप भी होता है तो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता. It has a very simple mechanism for error control. A CRC field is used to detect errors. If the frame is corrupted, it is silently discarded. ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेम करप्ट हो गया तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, रिसीवर को पता भी नहीं चलता, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो लॉस हुई इन्फॉर्मेशन जाती है. द अपर लेयर प्रोटोकॉल नीड्स टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम. Lack of error control and sequence numbering may cause a packet to be received out of order. ठीक है, अब आपके पास जो रिसीवर जो है डाटा जो रिसीव कर रहा है उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रेम्स आएंगे, लेकिन उसको उनका कोई ऑर्डर नहीं पता, उनका सीक्वेंस नहीं पता, और उसमें से अगर कोई स्किप भी हुआ मिस हुआ है और हो सकता है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो फॉर द रिसीवर, तो उसको नहीं पता, लेकिन वो उसको लॉस कर चुका है. TPP does not provide a sophisticated addressing mechanism to handle the frames in a multi-point configuration. Then आपकी आ जाती है framing. Point to point is a byte-oriented protocol, and framing is done according to the discussion of byte-oriented protocols at the beginning of this chapter. Next example में हमने इसका फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है, हम देखते हैं कि वो क्या है. ये रहा मेरे पास.
ये आपका फ्लैग है, ये आपकी एड्रेस है जो कि 1 बाइट की होती है। कंट्रोल फील्ड है जो कि 1 बाइट की होती है। प्रोटोकॉल आपका 1 to 2 बाइट्स हो सकता है। पेलोड ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है डाटा पे। देन आपकी CFC फील्ड है, वो भी 2 to 4 बाइट हो सकती है। फ्लैग जो है अगेन 1 बाइट। देखते हैं हम किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले है फ्लैग। A point to point frame starts and ends with a 1 byte flag with the bit pattern this, जिसकी स्टार्टिंग बिट भी 0 होती है, एंडिंग बिट भी 0 होती है, सेम लाइक HDLC. Although this pattern is the same as that used in HDLC, there is a big difference. इसमें क्या होता है, ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो सबसे मेन डिफरेंस इसका यही है। द फ्लैग इज ट्रीटेड एज अ बाइट, लेकिन HDFC जो है वो ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि उसमें बिट बाय बिट लेकिन सीक्वेंस में डाटा शेयर हो रहा होता है। अगर आपको कोई फ्रेम भी स्किप होता है तो आपके रिसीवर को फौरन पता चल जाता है क्योंकि उसके पास ऑर्डर में नंबर ऑफ फ्रेम जा रहे होते हैं। देन आपका एड्रेस है। द एड्रेस फील्ड इन दिस प्रोटोकॉल इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड सेट टू दिस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन द टू पार्टीज में एग्री टू ओमिट दिस बाइट। ठीक है। फिर आपकी कंट्रोल फील्ड है, दिस फील्ड इज सेट टू द कांस्टेंट वैल्यू दिस। ठीक है। इनिशिएटिंग अननंबर्ड फ्रेम इन HDLC as we will discuss later कि point to point does not provide any flow control. Error control is also limited to error detection. वही अगर आपका नंबर ऑफ फ्रेम को स्किप हो गया तो उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर आपकी प्रोटोकॉल फील्ड जो है डिफाइंस व्हाट इज बीइंग कैरिड इन द डेटा फील्ड, ईदर यूजर डेटा और अदर इंफॉर्मेशन। इसको भी हम देखते हैं। दिस फील्ड इज बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स लॉन्ग बट द टू पार्टीज कैन एग्री टू यूज ओनली 1 बाइट। ठीक है, मैक्सिमम इसकी लिमिट 2 बाइट है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज जो हम एग्री कर जाए तो वो 1 बाइट पे भी काम कर सकती हैं। फिर आपका है पेलोड फील्ड। दिस फील्ड कैरीज ईदर द यूजर डेटा or other information that we will discuss shortly. The data field is a sequence of bytes with the default of a maximum of 1500 bytes. But this can be changed during the negotiation. The data field is byte stuffed if the flag byte pattern appears in this field. Because there is no field defining the size of the data field, padding is needed if the size is less than the maximum default value or the maximum negotiated value. Then आपकी लास्ट FCS है, उसी तरह से फ्रेम से एक सीक्वेंस है, इज सिंपली अ 2 बाइट और 4 बाइट स्टैंडर्ड CR। आपकी देन आ जाती है ट्रांजिशन फेजेस। ट्रिपल पी में a point to point connection goes through phases which can be shown in a transition phase diagram, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई जाएगी। सबसे पहले आपकी डेड स्टेट है। इन द डेड फेज द लिंक इज नॉट बीइंग यूज्ड, देयर इज नो एक्टिव कैरियर एट द फिजिकल लेयर और द लाइन इज क्विट। ठीक है, लाइन जो है उसको क्विट कर दिया जाता है। आपकी डेड फेज अगर हो तो इसका मतलब है कि डाटा का जो लिंक है वो यूज नहीं किया जा रहा है, ना डाटा सेंड किया जा रहा है, ना डाटा रिसीव किया जा रहा है। देन है आपका एस्टैब्लिश। इस फेज में क्या होता है, when one of the nodes starts the communication the connection goes into this phase। ठीक है, फिर आपका जो कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। इन दिस फेज ऑप्शंस आर नेगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज। जो पीछे मैं ऑप्शंस की बात करके आई हूँ कि उसका साइज मैक्सिमम 2 बाइट्स है, लेकिन अगर यूजर चाहें तो 1 बाइट यूज कर सकते हैं। If the negotiation is successful the system goes to the authentication phase, अगर तो उसकी कोई authentication require है, or directly to the networking phase. The link control protocol packets discussed shortly are used for this purpose. Several packets may be exchanged here. Then आपकी authenticate phase आ जाती है। ये phase जो है optional है, अगर तो कोई authentication required है, कोई आपने लॉगिन करना है तो आप इस phase को यूज कर सकते हो, else इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
देन आपकी नेटवर्किंग की फेज आती है। इसमें क्या होती है, निगोशिएशन फॉर द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल टेक्स प्लेस, कि आपने कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करना है। ट्रिपल पी स्पेसिफाइज दैट डू नोड्स एस्टैब्लिश अ नेटवर्क लेयर एग्रीमेंट बिफोर डेटा at the network layer can be changed. The reason is that point-to-point support the multiple protocols at the network layer. If a node is running multiple protocols simultaneously at the network layer, the receiving node needs to know which protocol will receive the data. ठीक है, तो जो भी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो उसका रिसीवर को भी पता होता है और सेंडर को भी पता होता है, बिकॉज डाटा शेयरिंग से पहले वो दोनों एग्री करते हैं कि हम ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे, किस एड्रेस फील्ड का कितना साइज यूज करेंगे, किस नेचर ऑफ डेटा ऑफ किस नेचर का हम डाटा यूज करेंगे, एटसेट्रा। ओपन है। In the open phase, data transfer take place. When a connection reaches this phase, the exchange of the data packets can be started. The connection remains in this phase until one of the endpoints wants to terminate the connection. कनेक्शन तब तक स्टैब्लिश रहता है जब तक दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पे जो बंदा बैठा है वो कनेक्शन जो है उसको डिस्कनेक्ट ना कर दे। देन आपका टर्मिनेट आता है। इन द टर्मिनेशन फेज द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। जो भी डाटा उन्होंने आपस में शेयर करना है, जो उनका एग्रीमेंट हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को शेयर करते हैं। उसके बाद वो लिंक जो है उसको खत्म कर देते हैं और टर्मिनेशन की फेज आ जाती है। Several packets are exchanged between the two ends of the house cleaning and closing the link. ये है जी इसकी फेजेस जिसको हमने बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। ये आपकी नेटवर्क लेयर की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तो ओपन है, डेड स्टेट से हमने स्टार्ट किया था। अगर तो डेड स्टेट में डेट मीन्स के कोई भी कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। अगर डेड स्टेट में नहीं है तो फिर आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। अगर उसकी कोई ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसको किया जाता है, ऑथोराइज किया जाता है। देन आपका डाटा जो है वो इस नेटवर्क के थ्रू शेयर किया जाता है, उसके बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है लिंक को बिटवीन पॉइंट्स। फिर आपका आ जाता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में यूज हो रहा होता है। although point to point is a data link protocol, point to point uses another set of other protocols to establish the link. ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की। आप मल्टी पॉइंट प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, आप लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये वाला प्रोटोकॉल। Authenticate the parties involved and carry the network layer data. Three sets of protocols are defined to make point-to-point powerful. The link controlling protocol, authentication protocol, and the several network control protocol. At any moment, point-to-point packet can carry data from one of these protocols in the data field. The link control protocol is responsible for establishing, maintaining, and configuring and terminating links. It also provides the negotiation mechanism to set the options between the two endpoints. Both endpoints of the link must reach an agreement about the options before the link can be established. सबसे पहले आपका आ गया authentication protocol. Authentication protocol plays a very important role in point-to-point because point-to-point is designed for use over dial-up links where verification of user identity is necessary. ठीक है। Authentication mean validating कि जो यूजर है वो वैलिड यूजर भी है कि नहीं, ठीक है। Point-to-point has created two protocols for authentication. एक आपकी पासवर्ड प्रोटोकॉल है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। दूसरा आपका चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। जैसा कि आपके जब गूगल का पेज यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आई एम नॉट रोबोट वाला सिस्टम जो है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इससे आप वैसे ही वाकिफ हैं।
Note that these protocols are used during the authentication phase. Then ये आ गया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। सिंपल प्रोटोकॉल है जिसके 2 स्टेप्स हैं बस। द यूजर हु वांट्स टू एक्सेस अ सिस्टम सेंड्स एन ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन, यूजुअली उसका नेम होता है और पासवर्ड होता है। सिस्टम चेक करता है कि इसका इस नाम से मेरे पास कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और आया कि जो इसने पासवर्ड मुझे दिया है वो वही है जो इसको प्रोवाइड किया गया है। इफ यस तो वो उसको कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है। इस तरह से यूजर जो है उस सिस्टम को ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट सेंड करता है। सिस्टम जो है वो चेक करता है कि वो यूजर इसमें एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, फिर उसको क्या कर देता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो समटाइम्स जब आप पासवर्ड गलत एंटर करते हो तो वो आपको दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आपका चैप आ जाता है, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें 3 तरीके होते हैं। ठीक है, is a three-way handshaking authentication protocol that provides greater security than PAP. In this method, the password is kept secret. It is never sent online. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पे तो नेटवर्क पे तो हैकर्स भी बैठे होते हैं। अब आपके जो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं वो उनमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो आप सेंड नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई हैकर आपका पासवर्ड हैक कर ले तो इसमें हम चैप यूज करते हैं। The system sends the user a challenge packet containing a challenge value. कुछ बाइट्स की होती है वो। The user applies a predefined function that takes the challenge value and the user's own password and create a result. The user sends the result in the response packet to the system. The system does the same. It applies the same function to the password of the user क्योंकि सिस्टम को तो उसका पासवर्ड पता है, and the challenge value to create a result. If the result created is the same as the result sent in the response packet, access is granted. Otherwise, access is denied. TAP is more secure than PAP, especially if the system continuously changes the challenge value. Even if the intruder learns the challenge value and the result, a password is still secret. ठीक है, तो यूजर क्या करता है, चैलेंज सेंड करता है सिस्टम को, सिस्टम रिस्पॉन्स देता है। अगर तो यूजर की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो जाए तो आपका जो सिस्टम है वो सक्सेस या फेलियर किसको प्रदान कर देता है। फिर आप क्या देते हैं, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, एनसीसीसी, एनसीपी यूज्ड इन टीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि हमने कहा था आपका जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है वो मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज करता है। ये देखते हैं कि इसको किस तरह से वो यूज करता है। इट इज अ मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इट कैन कैरी अ network layer data packet from protocols defined by the internet, OSI, Xerox, Decent, AppleTalk, Novell, and so on. To do this, Point to Point has defined a specific network control protocol for each network control protocol. For example, आपका internet protocol control protocol है, it configures the link for carrying IP data packets. Xerox जो है does the same for the Xerox protocol, and so on. Note that none of the MCP packets carry network layer data. They just configure the link at the network layer for the incoming data. तो ये थे हमारे SDLC और TTP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो हम डेटा लिंक लेयर पर यूज़ करते हैं। किस तरह से डाटा को सिक्योर करते हैं, किस तरह से इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, ये हमने आज डिस्कस किया। बिल्कुल आसान है। लेक्चर को आप एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी। स्लाइड्स देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें ताकि इसको बस पढ़ने के लिए ही, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए ही ना पढ़ें, बल्कि नेटवर्किंग पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आप नेटवर्किंग की फील्ड में जाएं और अपना कोई काम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ें ताकि आपका इसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप हो बल्कि आपको इस पर कमांड भी हो। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।